उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चलाया, जिससे वहां खलबली मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और सड़क किनारे बनी झुग्गियों में पहुंच गए। रात के वक्त पुलिस अधिकारियों के झुग्गियों में पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की। उनके आधार कार्ड समेत दूसरे पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की गई। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले लिए सब अलग अलग पढ़ गए। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, सब कुछ। पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले एक एक परिवार के हर सदस्य की जांच की। दस्तावेजों में मौजूद तस्वीरों से लोगों के चेहरे तक मिलाए गए और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि झुग्गियों में रहने वाले लोग अवैध घुसपैठिए तो नहीं। मतलब पुलिस ने अवैध तरीके से छिपकर रहने वाले घुसपैठियों को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और रात के वक्त पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के जोगी इलाके में ऑपरेशन टॉर्च चलाया और सड़क के किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जांच की। टॉर्च की रोशनी में पुलिस अधिकारी एक एक झुग्गी में पहुंचे और लोगों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कहीं हाल ही में कोई नया आदमी तो वहां रहने नहीं आया। कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई नहीं, सारे पुराने और कोई नया। ऑपरेशन टॉर्च के दौरान पुलिस ने जोगी इलाके में रात भर अभियान चलाया और बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियों की जांच की। हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारियों को झुग्गियों में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर घुसपैठिया नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि करीब 1 महीने से मुजफ्फरनगर में अवैध घुसपैठियों की तलाश की जा रही है और जिले के हर इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में कोई घुसपैठिया रह न जाए। झुग्गियों में जांच के दौरान पता चला कि कई लोग दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से आकर वहां बसे हैं। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए, कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते रहते। 25 साल। झुग्गियों के अलावा अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए पुलिस किराए पर रहने वाले लोगों की भी जांच में जुट गई। पुलिस ने साफ किया कि आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी ताकि अवैध गतिविधियों के साथ बाहरी घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। और इसी तरह यूपी के वाराणसी में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर अभियान चलाया। रात के अंधेरे में पुलिस की कई टीमों ने शहर में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों की पड़ताल की और पुलिस ने अभियान की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता ओपी सिंह के हाथा से की। ओपी सिंह का हाथा वाराणसी के थाना सिगरा के शिवपुरवा इलाके में मौजूद है। वहां करीब 50 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनकी पुलिस ने तलाशी ली। उनमें रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। रात के वक्त हुई पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि पकड़े जाने के डर से कई लोग वहां से भाग निकले। देखिए, तमाम लोग यहाँ दरवाजा बंद करके अंदर भागे हुए हैं या फिर बैठे हुए। कुछ महिलाएं यहाँ पर जरूर हैं जो काम कर रही हैं। कई झोपड़ियों पर ताला लटका नजर आया, हालांकि वहां कुछ महिलाएं जरूर नजर आईं। और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। मतलब वो कहां से आए हैं, कितने साल से रह रहे हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, इस तरह के कई सवाल पूछे गए क्योंकि दावा यह किया गया कि झुग्गियों में रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। इसीलिए पुलिस के अधिकारियों ने एक एक आदमी से पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने एक महिला से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि वो कहां से आई हैं। कुछ तो बड़ा बड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं। इस जगह पे कैसे चुने आप? सबसे पहले कौन आया है सर? इसीलिए पता नहीं सर, इतना मालूम। इसी तरह एक दूसरी महिला से भी पूछताछ कर पुलिस अधिकारियों ने उनके बारे में जानकारी जुटाई। नहीं, आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? रात के अंधेरे में पुलिस ने एक एक झुग्गी की पड़ताल की। टॉर्च जलाकर परिवार के सदस्यों की गिनती तक की गई और पुलिस ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर समेत उनकी नागरिकता से जुड़ी हर एक जानकारी जुटाई। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, उनकी पहचान करते हुए पुलिस ने उनका नाम जांच सूची में शामिल कर लिया ताकि उन पर नजर रखी जा सके। पुलिस अधिकारियों की टीम ने बस्ती में रहने वाले कई लोगों के दस्तावेज खंगाले। लोगों के पहचान पत्रों की अच्छी तरह से जांच की गई। पुलिस यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका कागज पत्तर चेक कर रही है। उनका जो आधार कार्ड बना है, उनका जो पहचान पत्र बना है वो किस प्रकार बना है। पुलिस अधिकारियों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि बस्ती में रहने वाले लोगों के पहचान पत्र कैसे और किसने बनवाए। इसकी भी जानकारी जुटाई गई कि वो लोग बस्ती में कितने साल से रह रहे हैं। और इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान एक महिला ने दावा किया कि वो बांग्लादेश से नहीं आई बल्कि वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं
और उन्होंने दावा किया कि वो करीब 30 से 35 साल से वाराणसी के थाना सिगरा में मौजूद इस बस्ती में रह रही हैं। कितना साल हो गया यहाँ पर? हम लोग का 30-35 साल हो गए हम लोग का। 30-35 साल। हाँ। तो बांग्लादेश से बंगाल से आप लोग पश्चिम बंगाल से आ रही हैं? हाँ। न्यूज 18 की टीम उन झुग्गियों के अंदर भी पहुंची जहां लोगों ने कई साल से रहने का दावा किया। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अपना घर बनाया हुआ है और तमाम यहाँ रहने के जो साधन है वो है। फिलहाल घर से कुछ लोग जरूर गायब नजर आ रहे हैं इस पुलिस के कार्रवाई के बाद। झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने सबूत के तौर पर अपने आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी दिखाए और अपने दस्तावेज दिखाकर उस महिला ने बांग्लादेश से आने की बात से साफ इनकार कर दिया। उस महिला ने दावा किया कि करीब 35 साल पहले वो पश्चिम बंगाल से भागकर अपने परिवार के साथ वाराणसी आ गई थी, जबकि आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि पूरी बस्ती बांग्लादेशियों से भरी पड़ी है। आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के नेता ओपी सिंह ने ही बांग्लादेश से आए लोगों को न सिर्फ बसाया बल्कि उनके दस्तावेज भी तैयार करवाए। और ये कहा जाता है कि बकायदा ओपी सिंह इन बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाए हैं, इनका पूरा कागज पत्र तैयार किए हैं। हालांकि पुलिस की जांच में बस्ती में रहने वाले ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के निवासी पाए गए। यहाँ चेकिंग किया गया, इसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे। वाराणसी के नदेसर थाना इलाके में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन टॉर्च के तहत जांच की गई और राज्य की राजधानी लखनऊ में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को शहर से बाहर निकालने के लिए मुहिम छेड़ दी गई। खुद लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल सड़क पर उतर आईं और उन्होंने शहर के हजरतगंज इलाके में मौजूद हर एक दुकान में जाकर योगी की पाती नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी बांटी। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें शहर से बाहर निकालने में सरकार की मदद करें। बेटा ये पत्र पढ़िए, महाराज जी को प्रदेश की चिंता है, बांग्लादेशियों को बिल्कुल बाहर करिए, जितना हो सके हम लोग अपने शहर से बाहर करें। लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल ने दावा किया कि वो पिछले 1 साल से लखनऊ में अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रही हैं ताकि लखनऊ शहर को अवैध घुसपैठियों से सुरक्षित और मुक्त किया जा सके। लखनऊ की मेयर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में उन्होंने अवैध तरीके से रहने वाले कई बांग्लादेशियों को शहर से बाहर निकाला था और उन्होंने दावा किया कि उनकी इस मुहिम की वजह से नवंबर तक लखनऊ से 160 बांग्लादेशियों को बाहर निकाला गया। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक सरकार का मकसद लखनऊ को रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों से मुक्त कराना है। मैं लगभग पूरे लखनऊ में इस मुहिम को चला रही हूँ और घुसपैठियों को बाहर कर रही हूँ। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया। यूपी सरकार पकड़े जा रहे घुसपैठियों का डेटाबेस बनाने में जुट गई ताकि किसी भी तरह उनकी देश में दोबारा एंट्री न हो सके। इधर संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने अलग अलग राज्यों में वोट चोरी से ही चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को देश विरोधी काम बताया। You destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. लोकसभा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी। उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में 5 करोड़ फॉर्म गलत तरीके से भरवा दिए गए। जो मैपिंग का तरीका अपनाया इन्होंने ऐप के माध्यम से, सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ वोटरों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। उधर उत्तर प्रदेश के जालौन में अरुण राय नाम के एक इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालात में मौत होने के मामले में पुलिस ने एक महिला सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त इंस्पेक्टर अरुण राय की मौत हुई उस वक्त वो महिला सिपाही भी उनके साथ मौजूद थी और उसी ने थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर के खुदकुशी कर लेने की सूचना भी दी थी। महिला आरक्षी ने ही थाने पर आकर ये कहा साहब ने गोली मार दी। 5 दिसंबर को अरुण राय का शव उनके सरकारी आवास में मिला था। उनकी कनपट्टी पर दाहिनी तरफ से गोली के घुसने के निशान दिखे थे। गोली उनके सिर के आर पार हो गई थी। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त मौजूद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा चीखते हुए कमरे से बाहर निकली थी। उन्होंने थाने जाकर इंस्पेक्टर के आत्महत्या की सूचना तो दी,
लेकिन वहां रुकने की बजाय वो वहां से चली गई थी, और वो भी किसी को भी कुछ बताए बिना। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर अरुण राय का परिवार संत कबीर नगर से जालौन पहुंचा। परिवार ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करा दी। पति की मौत की सूचना मिलने पर जालौन पहुंची अरुण राय की पत्नी और परिवार के लोग बुरी तरह रोते बिलखते दिखे। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मर्डर के एंगल से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली। जांच के दौरान अरुण राय के सरकारी घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के वीडियो की जांच की गई। उनमें 2 जगह मीनाक्षी शर्मा भागते हुए नजर आईं और सीधे पुलिस थाने पहुंची। वहां उन्होंने पुलिस वालों को ये तो बताया था कि इंस्पेक्टर ने सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद मीनाक्षी शर्मा खुद थाने से गायब हो गई थी। और बाद में जांच के दौरान पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां मिलाई तो कई तरह की जानकारियां सामने आईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि मीनाक्षी शर्मा कई महीनों से इंस्पेक्टर अरुण राय को ब्लैकमेल कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक वो इंस्पेक्टर अरुण राय को आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो और चैट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रही थी। सूत्र बताते हैं कि जांच टीम को मीनाक्षी के मोबाइल से कई निजी चैट और वीडियो भी मिले, जिससे अवैध वसूली के लिए दबाव बनाने के संकेत मिले। और सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी ने अरुण राय से छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 26 लाख रुपयों की डिमांड की थी। सूत्र बताते हैं डिमांड पूरी नहीं करने पर चैट, तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी गई थी। मतलब इंस्पेक्टर अरुण राय बार बार मिल रही धमकियों से काफी परेशान हो गए थे। 14 मार्च 2024 की मीनाक्षी शर्मा की तैनाती जालौन की कोंच कोतवाली में हुई थी। 5 जुलाई 2024 को अरुण राय भी कोंच कोतवाली के इंस्पेक्टर बनाए गए थे। करीब 7 महीने साथ रहने के बाद दोनों का ट्रांसफर अलग अलग जगहों पर हो गया था। जांच में पता चला मीनाक्षी शर्मा 10 दिन से ड्यूटी से गायब थीं और इंस्पेक्टर की मौत के बाद उनके सरकारी आवास से भागती दिखी थी। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मेडिकल कॉलेज के अंदर एक छात्रा से छेड़छाड़ किए जाने के आरोपों को लेकर एक बार फिर बवाल हुआ। वहां एसआरएमएस यानी श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। लेकिन इस मामले में 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर उस छात्रा के परिजनों का गुस्सा भड़क गया। वो अपने साथ कई लोगों को लेकर उन्नाव के एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंच गए और वहां नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कॉलेज प्रशासन के विरोध में जमकर नारे लगाए। एसआरएमएस में पढ़ने वाली नर्सिंग की छात्रा ने 17 नवंबर को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ शिकायत दी थी और उन पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। बाद में प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी थी। लेकिन जांच में हो रही देरी से नाराज पीड़ित छात्रा के परिवार वालों ने मोर्चा खोल दिया। कुछ दिन पहले भी उन्होंने उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र में मौजूद एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में कॉलेज के छात्र भी पहुंचे थे। उन्होंने अपनी साथी के लिए न्याय की मांग की थी और कॉलेज में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। लेकिन इस दौरान वहां तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने एक प्रदर्शनकारी पर धावा बोल दिया था। पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे उस व्यक्ति को घेर लिया था और घसीटते हुए ले गए थे। लेकिन इसके बाद तो बाकी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और उससे भिड़ने के लिए तैयार नजर आए। भड़के हुए प्रदर्शनकारी जबरन मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए थे। कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अपने साथी को छुड़ाने के लिए वो पुलिस से भी भिड़ने को तैयार दिखे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वहां काफी देर तक बवाल चला था। हालांकि बाद में किसी तरह हालात काबू में कर लिए गए थे, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर उस पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि आरोप लगा कि सोहरामऊ थाने के कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की बजाय उनकी पिटाई कर दी थी। इस मामले में उन्नाव के एसपी ने एक्शन लेते हुए सोहरामऊ थाने के प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एसआरएमएस कॉलेज में नर्सिंग की छात्रा से छेड़छाड़ किए जाने के आरोपों की भी जांच तेज करने के आदेश दे दिए, जबकि छात्रा के परिवार वालों ने इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ किए जाने की गुहार लगाई। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति चालान कटने के बाद हेलमेट पहनकर कार चलाने लग गए।
कार चला रहे उस व्यक्ति ने दावा किया कि वो अपनी कार ड्राइव करते हुए सड़क से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि हेलमेट न पहनने की वजह से उनका चालान काट दिया गया और इसके खिलाफ उन्होंने विरोध जताने का अनोखा तरीका अपनाया। वो अपनी कार के अंदर हेलमेट पहनकर बैठे नजर आए। 26 तारीख को मेरा एक चालान कटा था, जो कि वह कार के अंदर बैठे हुए का हेलमेट का चालान है। आगरा के लोहा मंडी इलाके में रहने वाले उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उनका हेलमेट न पहने होने का चालान काटा गया था। हेलमेट लगा के चलेंगे अब आपने? बिल्कुल चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? तो चालान कटा है मेरा। उनके मुताबिक वो अपनी कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि हेलमेट न पहने होने का ट्रैफिक पुलिस ने उनका 1100 रुपए का ऑनलाइन चालान काट दिया। इधर वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा है। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि देश के दूसरे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और बंगाल चुनाव को देखते हुए सदन में वंदे मातरम पर चर्चा रखी गई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी संसद में वंदे मातरम पर चर्चा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए है। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ सांसदों की तरफ से सदन में वंदे मातरम नहीं गाए जाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इस संबंध में राज्यसभा सभापति को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया। उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एक टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे का गलत इस्तेमाल कर लोगों से वसूली करने का मामला सामने आया। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर शिकायत की गई। आरोप लगाया गया कि वहां सीसीटीवी कैमरों की जिम्मेदारी संभालने वाले मैनेजर ने यह हरकत की और इलाके के लोगों ने दावा किया कि टोल प्लाजा से गुजरने वाली या वहां खड़ी गाड़ियों के अंदर के वीडियो वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से निकाल लेते थे। इसके बाद वो लोगों को उनके प्राइवेट वीडियो दिखाकर उनसे अवैध वसूली किया करते थे। ग्रामीण काफी दिन से इसकी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ से कभी किसी का वीडियो वायरल होता है, कभी किसी का वीडियो वायरल होता है। आरोप लगाया गया कि वहां के मैनेजर ने एक नवविवाहित जोड़े का भी वीडियो इसी तरह सीसीटीवी कैमरे से निकाला और उन्हें वीडियो दिखाकर उनसे पैसों की डिमांड की और दावे के मुताबिक उन लोगों से मैनेजर ने मोटी रकम वसूली। बताया गया कि पिछले कई दिन से टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और दावा किया गया कि सीसीटीवी कैमरों को जूम कर न सिर्फ टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के अंदर के वीडियो बनाए जाते थे, बल्कि इनके जरिए आसपास के गांवों की महिलाओं के भी कई वीडियो बनाए गए। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में यहाँ पर बैठकर यहीं से कैमरे की पूरी निगरानी की जाती थी और जूम कर कर कंट्रोल रूम से बनाया जाता था। चौंका देने वाला ये मामला सुल्तानपुर के हलियापुर इलाके का रहा। वहां के टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और सुरक्षा के लिए बने विभाग एटीएमएस में मैनेजर आशुतोष सरकार को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और इस बीच टोल प्लाजा के प्रशासन ने आरोपी मैनेजर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हालांकि मामला सामने आने के बाद मैनेजर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें नौकरी से हटाने के लिए ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मिलकर ये साजिश रची। वहाँ पे हमारे विभाग के कुछ साथी थे जिनके द्वारा ये वायरल किया गया और हमें फंसाया गया, हमें वहाँ से हटाने के लिए। जानकारी के मुताबिक आरोपी आशुतोष सरकार पिछले 2.5 साल से वहां तैनात थे। इस बीच कई पीड़ितों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिले के डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखकर मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान स्टेज पर गाना गाने के दौरान गिर गए। बताया गया कि मोहित चौहान वहां एम्स के हर साल होने वाले कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए स्टेज पर गिर गए। उनके गिरते ही वहां खड़े लोग उनकी तरफ दौड़े और उन्हें तुरंत उठाया। हादसा उस वक्त हुआ जब मोहित चौहान लाइव परफॉर्म कर रहे थे। वो पूरे उत्साह के साथ अपना मशहूर गाना नादान परिंदे गा रहे थे।
लेकिन उन्होंने जैसे ही कदम पीछे किया वो स्टेज पर रखे ब्लॉक से टकरा गए। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते उनका संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल स्टेज पर गिर पड़े। गनीमत यह रही कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर बिहार के दरभंगा में एक लड़की ने श्रवण दास नाम के कथावाचक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ श्रवण दास के खिलाफ केस दर्ज करवाने थाने पहुंच गई और इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित लड़की के मुताबिक कथावाचक श्रवण दास ने पिछले साल मार्च में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके करीब 8 महीने बाद 29 नवंबर को काफी कहने सुनने के बाद अपने आश्रम में ही चोरी छिपे उसने उससे शादी की थी। 29 नवंबर 2024 रात को 9 बजे मौनी बाबा का वीआईपी रोड लहरियासराय आश्रम रूम के अंदर शादी हुआ था। बोला गया था इस बात को बाहर नहीं निकालने। पीड़ित लड़की ने सबूत के तौर पर आश्रम में हुई शादी का एक वीडियो भी दिखाया जिसमें कथावाचक श्रवण दास उसकी मांग में सिंदूर भरते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों के गले में फूलों की माला भी नजर आई। लेकिन पीड़ित लड़की के मुताबिक इस शादी के बाद उस पर यह दबाव बनाया गया था कि इसका जिक्र वो किसी से नहीं करेगी, क्योंकि जिस वक्त शादी हुई थी लड़की बालिग नहीं थी। पीड़ित लड़की के मुताबिक कथावाचक श्रवण दास ने वादा किया था कि उसके बालिग हो जाने पर वो पूरे समाज के सामने धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन पीड़ित के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि श्रवण दास ने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। उसे डराया गया और धमकी भी दी गई। इन्होंने पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो और बात को खत्म कर दो। पीड़ित लड़की ने यह ऐलान किया कि वो किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगी और श्रवण दास के साथ ही रहेगी। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि एक ही विवाह होता है, तो मेरी विवाह हो गई, अब मुझे वही रहना है। मैं इसी प्रस्ताव को लेके यहाँ आई हूँ। पीड़ित लड़की के मुताबिक श्रवण दास न सिर्फ अपने वादे से मुकर गए बल्कि उस पर दूसरी शादी करने का दबाव भी बनाया और उनसे दूर रहने की चेतावनी दी। लड़की ने बताया कि श्रवण दास से उनकी मुलाकात 2 साल पहले दरभंगा में ही मौनी बाबा के आश्रम में हुई थी। लड़की के मुताबिक पिछले साल फरवरी में श्रवण दास उसके घर आए और उसकी मां से किराए पर कमरा मांगा था और किराए पर कमरा लेकर वहीं रहने लगे थे। पीड़ित लड़की के मुताबिक इसी दौरान मार्च में श्रवण दास ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि पीड़ित लड़की के सभी आरोपों को कथावाचक श्रवण दास ने सरासर गलत बताया और फंसाए जाने का दावा किया। एक मैं और बेटी मिल कमरा जीना है, आराम को देनी है। हम जत्तो जत्तो कथा करे छी, जत्तो जाय छी, हमरा सब दिन परेशान करे। श्रवण दास ने मामला बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। करीब 12 मिनट के वीडियो में वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते दिखे और उल्टा लड़की और उसके परिवार को कटघरे में खड़ा करते दिखे। कथावाचक श्रवण दास ने ऐलान किया कि अगर उनका अपराध साबित हो जाता है तो वो हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। मतलब श्रवण दास ने अपने बचाव में लड़की और उसकी मां पर आरोप लगा दिए। पिछले साल 29 नवंबर को हुई शादी और उसके वीडियो पर भी श्रवण दास ने सफाई दी। जबरदस्ती हमरा संगे हमरा एक ठाम घेर घायर के जैसे समझ लिया, किस फोटो लऽ लेलक और हमरा जत्तो जत्तो हम कथा करे छी हमरा बदनाम करल जाइए। श्रवण दास ने लड़की पर आरोप लगाया कि झूठे आरोपों में फंसाकर वो उनसे पैसे ऐंठना चाहती है। हम कत्तो पाछू नहीं भागलो, हमरा से पाई के अब डिमांड कैल जा रहा है, हम इतने पाई लेबे ना करब वो ना करब। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के दावों की जांच शुरू कर दी। इधर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस भेज दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया। ये नोटिस उस याचिका पर भेजा गया जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। दावा किया गया कि सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनी थी। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। संसदीय दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा ने बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री को फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया। ड्रग्स तस्करी पर नजर रखने वाली भारत सरकार की एजेंसी डीआरआई ने महाराष्ट्र के वर्धा में 200 करोड़ रुपए के अवैध ड्रग्स जब्त किए। डीआरआई टीम ने 128 किलो ड्रग्स बरामद किए, जिनकी कीमत इंटरनेशनल बाजार में करीब 200 करोड़ रुपए बताई गई। छापेमारी के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उधर राजस्थान के भरतपुर में आरोप लगा कि शराब परोसने से मना करने पर कुछ लोगों ने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर की बुरी तरह पिटाई कर दी। बताया गया वो लोग रेस्टोरेंट में शराब पीने का दबाव बना रहे थे। इस पर मैनेजर ने आपत्ति जताई तो उन लोगों ने बहस शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद वो लोग मैनेजर को घसीटते हुए रेस्टोरेंट के बाहर ले आए। इस बीच कुछ लोग वहां से भाग निकले, लेकिन बाहर खड़े एक व्यक्ति ने मैनेजर पर जमकर लाठियां बरसाईं। इस दौरान
रेस्टोरेंट के मैनेजर बचने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने बचने के लिए एक व्यक्ति का पैर पकड़ लिया, लेकिन मैनेजर पर लात घूंसे बरसते रहे। डरा देने वाली यह घटना भरतपुर के सारस चौराहे के पास हुई। इस दौरान आरोपी मैनेजर की लगातार पिटाई करते रहे और इस वजह से रेस्टोरेंट के मैनेजर बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। इसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उनके बेटे को जानकारी दी और वो उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन आरोप लगा कि मारपीट से पहले वो लोग रेस्टोरेंट में शराब लेकर पहुंचे। उनमें एक व्यक्ति ने अपनी टी शर्ट से शराब की बोतल निकाली और ग्लास में निकालकर शराब अपने दोस्तों की तरफ बढ़ाई। उन्हें ऐसा करता देख रेस्टोरेंट के मैनेजर ने आपत्ति जताई और एक कर्मचारी को जांच के लिए भेजा। शराब पीने की जिद कर रहे थे, मेरे पिताजी ने मना किया कि यहाँ पे शराब पीना अलाउड नहीं है, आप बाहर जाके पीजिए। इस पर वो लोग भड़क गए। गुस्से में आए लोगों ने धमकी तक दे डाली। बोल रहे थे ठीक है कोई बात नहीं है, बाद में आके बता देंगे, 3 दिन में उठवा देंगे इसको, जो भी इसका मालिक है। आरोप लगा कि उन लोगों ने मैनेजर और बाकी कर्मचारियों से गाली गलौज भी की। हालांकि रेस्टोरेंट के मैनेजर के लगातार आपत्ति जताने पर वो लोग मान गए और बहस करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। मैनेजर और बाकी कर्मचारियों को लगा कि वो लोग उनकी बात समझ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग दोबारा रेस्टोरेंट पर आ धमके। उन लोगों ने रेस्टोरेंट के मैनेजर पर अचानक हमला किया, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। उन लोगों की मैनेजर से हाथापाई हो गई, इससे वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन लोगों ने उनकी पिटाई की और उन्हें घसीटते हुए रेस्टोरेंट के बाहर ले गए, जहां उनकी जमकर पिटाई की गई। इस हमले की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। बाद में शिकायत मिलने पर मारपीट के आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाबर के नाम पर शौचालय का नामकरण करने पहुंचे कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। नामकरण कार्यक्रम इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की वहां नींव रखी थी। इसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और भोपाल में कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। वहां प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। अरे बाबर के नाम से शौचालय बना लो ना। हिंदूवादी संगठनों के लोग एक सुलभ शौचालय पर बाबर का नाम लिखने के लिए पहुंचे थे। तभी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद झड़प शुरू हो गई। बाबर के नाम से मस्जिद बनाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगी। पुलिसकर्मी वहां उनके हाथों से एक बैनर को छीनते नजर आए, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोग आग बबूला हो गए और आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। और भोपाल में काफी देर तक हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों का प्रदर्शन चलता रहा। वहां उन्होंने उस शौचालय के बाहर जमकर हंगामा किया और बाबर के नाम वाले पोस्टर को सुलभ शौचालय के बाहर लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उस पोस्टर को जब्त कर लिया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए। वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल खराब करने का काम उस टीएमसी के विधायक ने किया। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने पर और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी। उधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी पर शिकंजा कस उठा। दिल्ली बम धमाका मामले में एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नासिर मल्ला नाम के उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक इमारत की छत पर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने 79वें जन्मदिन के मौके पर संसद भवन में बने कांग्रेस के दफ्तर में केक काटा। इस दौरान वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के कई सांसद मौजूद रहे। उधर उत्तर प्रदेश में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंदर फायरिंग किए जाने से दहशत फैल गई। बताया गया कि वहां छात्रों के 2 गुटों में हुए झगड़े के बाद गोली चला दी गई और इसके बाद उनके बीच मारपीट भी हुई। वो छात्र पुलिस के सामने ही एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर हमला करते दिखे। इस मारपीट से पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के परिसर में गोली भी चलाई गई। वहां लाइब्रेरी के पास कुछ छात्र मोटरसाइकिल पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी 3 लड़के वहां पहुंचे। उनमें एक लड़के के हाथ में पिस्तौल दिखी। छात्रों के पास पहुंचते ही उसने पिस्तौल को ऊपर उठाया और हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद तो वहां खौफ पसर गया। कई छात्र वहां से भाग खड़े हुए।
और कुछ छात्रों ने गोली चलाने वाले लड़के को समझाने बुझाने की कोशिश की। वो लड़का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पूर्व छात्र बताया गया और दावा है कि छात्रों से हुए झगड़े के बाद आरोपी ने उन्हें डराने के लिए फायरिंग कर दी। विश्वविद्यालय ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने छात्रों के हॉस्टल में तलाशी शुरू की, लेकिन इसी दौरान पुलिस की मौजूदगी में कुछ छात्र भिड़ गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। विद्यापीठ परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यह विद्यापीठ परिसर का मुख्य चौराहा है और इसके साथ ही तमाम जो जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों पर पुलिस की सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि हवाई फायरिंग करने वाला लड़का पहले वहीं पढ़ता था। जो हमारा पूर्व छात्र है और वो उससे एक बच्चे से विवाद हुआ है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर उनके करीबी माने जाने वाले समर्थक ने पिटवाने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। आरोप लगाने वाले युवक के मुताबिक तेज प्रताप यादव के आवास पर कई लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की और दावा किया गया कि तेज प्रताप यादव की मौजूदगी में मारपीट की गई। अविनाश कुमार नाम के जिस युवक ने यह आरोप लगाया, उन्हें तेज प्रताप यादव का करीबी माना जाता है। 20 से 30 गुंडों के साथ मुझ पे आक्रमण किया गया, मारा गया बेहद घटिया तरीके से। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि तेज प्रताप यादव के सामने ही उन लोगों ने उनके कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो भी बनाया। अविनाश कुमार के मुताबिक विधानसभा चुनाव में मिली हार का गुस्सा उन पर उतारा गया। वो चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव के साथ कई बार नजर आए थे और उन्होंने दावा किया कि इस मारपीट से पहले जब वो तेज प्रताप यादव के आवास पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे, तब उन्हें चुनाव में मिली हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और तेज प्रताप यादव के आवास का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में कई लोगों के साथ अविनाश कुमार भी नजर आए। उसी दौरान तेज प्रताप यादव ने उन्हें विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। वो खुद महुआ विधानसभा सीट से उतरे थे, लेकिन चुनाव में न तो वो खुद जीत पाए और न ही उनकी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को जीत मिली थी। लेकिन उनके समर्थक की तरफ से लगाए गए मारपीट के इन आरोपों के सामने आते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया और सत्ताधारी जेडीयू को लालू यादव और उनकी पार्टी पर हमला करने का मौका मिल गया। उसने मामले की जांच करवाने की भी मांग कर दी। राष्ट्रीय जनता दल का ये लंपट चरित्र है। आपका पुत्र है तेज प्रताप यादव, जिसको राजनीतिक रूप से तो आपने अलग किया है लालू जी, लेकिन पारिवारिक रूप से आपने अलग नहीं किया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ लेने के बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी ने इस पर सफाई दी। उसने दावा किया कि तेज प्रताप यादव के आवास पर दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी और उसी में अविनाश कुमार को चोटें आई थी। अरे ये दो आदमी के बीच का विवाद था, लड़ाई था और दोनों ने आपस में लड़ाई लड़ी। दो व्यक्ति ने लड़ा, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ा। जेजेडी ने अविनाश कुमार को पार्टी का कार्यकर्ता मानने से भी इनकार कर दिया। उधर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने उसकी उड़ानों में कटौती करने का आदेश जारी कर दिया। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इंडिगो के सभी हवाई रूटों पर 10% फ्लाइटों में कटौती का निर्देश दिया और आदेश के मुताबिक ये कटौती खासकर उन हवाई रूटों पर की गई जिन रूटों पर दूसरी एयरलाइन कंपनियों की भी सेवाएं अच्छी खासी हैं, ताकि इससे हवाई यात्रियों को कोई परेशानी न हो। डीजीसीए के इस आदेश का असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली करीब 2200 फ्लाइटों पर पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद करीब 220 फ्लाइटें घट जाएंगी। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को आदेश दिया कि वो नया शेड्यूल बनाकर जल्द ही उसे पेश करे। और इंडिगो संकट पर राज्यसभा के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आर एम नायडू ने लोकसभा में भी जवाब दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उनके बयान के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। और लोकसभा में इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आर एम नायडू के बयान के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इंडिगो की समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और देश भर के हवाई अड्डों पर हालात में सुधार हो रहा है। Disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. केंद्र ने फिर भरोसा दिया कि सरकार हवाई यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और इस बीच मौजूदा संकट के 8 दिन बाद भी इंडिगो एयरलाइंस के हालात ठीक कर 8 दिन बाद इंडिगो ने हालात ठीक करने का दावा किया। और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दावा किया कि उनकी एयरलाइन कंपनी के सामने जो दिक्कतें थीं
वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. इंडिगो ने यह भी दावा किया कि उसने उन हजारों हवाई यात्रियों को पूरा रिफंड दे दिया जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थीं। साथ ही अलग अलग हवाई अड्डों पर फ्लाइटें रद्द होने की वजह से जिन यात्रियों के बैग रह गए थे, उनमें ज्यादातर बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए। इंडिगो के सीईओ ने पूरे मामले के लिए यात्रियों से माफी भी मांगी। और इस मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिगो संकट के जल्द ठीक होने की कामना भी की। वो अपने हाथों में सफेद फूल लेकर और गेट वेल सून इंडिगो लिखे पोस्टरों के साथ दिल्ली में इंडिगो के दफ्तर पहुंचे। हम सब देशवासियों को सांत्वना है इंडिगो के साथ। हम चाहते हैं कि इंडिगो गेट वेल सून हो जाए। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर ही खड़े होकर प्रदर्शन किया। और इस सबके बीच इंडिगो संकट पर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। खबरों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस ने नवंबर में हवाई उड़ानों की टिकटें भारी भरकम डिस्काउंट पर बेची थी, जबकि कंपनी को यह पहले से पता था कि 1 नवंबर से एफडीटीएल नियम लागू होंगे। कंपनी ने 15 से 18 अगस्त के बीच इंडिपेंडेंस डे सेल के जरिए भारी डिस्काउंट पर टिकटें बेची और ये सारी टिकटें नवंबर और दिसंबर के महीनों की यात्राओं के लिए थीं। इस तरह 15 से 21 सितंबर के बीच ग्रैंड रनवे फेस्ट चलाया गया। उस वक्त भी इन्हीं महीनों के लिए टिकटें डिस्काउंट पर बेची गई। फिर 5 से 8 नवंबर के बीच गेटअवे सेल चलाई गई, जिसमें दिसंबर में सफर करने के लिए टिकटों पर भारी छूट दी गई। दावा है कि इस दौरान 40 से 50% तक टिकटों के दाम कम किए गए थे। उधर बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी बीते जुलाई महीने से ही लागू होगी। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर ट्रकों की चेकिंग हो रही थी। वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों का पुलिस पर गुस्सा भड़क गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जोरदार टक्कर के बाद एक तेज रफ्तार कार में आग लग गई। हादसा मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाले समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ। हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और सड़क पर दौड़ रही वो बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर गोल चक्कर पर चढ़ गई। टक्कर लगते ही कार में लगे 2 एयरबैग भी खुल गए। एयरबैग भी खुल गया और धमाके के साथ कार में आग लग गई। फिर कार में बैठे लोग बाहर निकले और यहां वहां भागने लगे। धीरे धीरे आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कार जलकर राख हो चुकी थी। पूरी जल गई है। हादसे के बाद उस चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक जैम हो गया। उधर बिहार के बेगूसराय में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां हथियार लिए बदमाशों ने सरेआम गहनों की एक दुकान लूट ली। बताया गया कि उन्होंने 1.5 किलो चांदी के अलावा सोने और चांदी के गहनों पर भी हाथ साफ कर दिया और बड़े ही आराम से वहां से फरार हो गए। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में मौजूद गहनों की उस दुकान में लूटपाट किए जाने से सनसनी मच गई। घटना के वक्त उस दुकान में दुकानदार के अलावा एक युवक भी बैठा था। इसी बीच सिर पर हेलमेट लगाए एक बदमाश पहुंचा और बैठकर बातचीत शुरू कर दी। उसके 2 साथी भी धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुए और दुकान के शटर को आधा गिरा दिया। इसके बाद तो हेलमेट पहने बदमाश ने तमंचा निकाल लिया। उसने एक हाथ में तमंचे को पकड़ा, दूसरे हाथ से दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी, जबकि उसके 2 साथी लूटपाट में जुट गए। वो अपने साथ बैग लेकर पहुंचे थे। उन्होंने दुकान में रखे गहनों को बैग में भरना शुरू कर दिया। इस दौरान उनका चौथा साथी दुकान के बाहर ही खड़ा रहा ताकि दुकान पर आने वाले लोगों को बाहर ही रोक दिया जाए। जिस बदमाश ने सिर पर हेलमेट लगा रखा था वो कभी दुकानदार को थप्पड़ मारता तो कभी घूंसे बरसाता। एक बार तो उसने संजीत सोनी नाम के उस दुकानदार के बाल पकड़कर बुरी तरह खींच दिए। आरोपियों के हाथ में हथियार देख संजीत भी डर के मारे चुपचाप सब कुछ सहन करते रहे। बेखौफ बदमाशों ने कुछ ही मिनटों के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से भाग निकले। दुकानदार ने बताया कि आरोपी करीब 1.5 किलो चांदी अपने साथ ले गए। इसके अलावा सोने और चांदी के गहने भी लूट लिए। जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। इधर पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में हमला हो गया। पूरी घटना कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर के अंदर हुई और बताया गया कि एडवोकेट राकेश किशोर पर कड़कड़डूमा कोर्ट के कुछ वकीलों ने ही हमला कर दिया। जिस वक्त उन पर हमला हुआ वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की।
क्यों मार रहा है मुझे? और उस दौरान वकील राकेश किशोर धार्मिक नारे भी लगाने लगे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां कुछ और लोग भी पहुंचे और मामले को शांत कराया। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ढाबे के बाहर 2 गुट बुरी तरह भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ढाबे के बाहर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि ढाबे में खाना खाने के दौरान उनके बीच झगड़ा हुआ और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। गुजरात के कच्छ में मॉर्निंग वॉक पर गए एक युवक की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। ट्रक ने मुड़ने के दौरान युवक को टक्कर मार दी और उसका भारी भरकम पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हादसे के कुछ ही सेकंड बाद उसने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसके ड्राइवर की मौत हो गई। जानकारी मिली कि ट्रैक्टर का ड्राइवर नशे की हालत में था। इस वजह से वो ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और अनियंत्रित ट्रैक्टर गोल गोल घूमता हुआ उसके शरीर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश पर प्रशासन ने उस नाइट क्लब पर बुलडोजर चलवा दिया जिसमें 6 दिसंबर की रात को भयानक आग लग गई थी। आग लगने की वजह से नाइट क्लब में 1-2 नहीं बल्कि 25 लोगों की जान चली गई थी और उस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हादसे के 3 दिन बाद सरकार ने क्लब पर बुलडोजर चलवा दिया। कार्रवाई के दौरान वहां पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। उनके इशारे पर प्रशासन के बुलडोजर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन को तोड़ने में जुट गए। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। कुछ देर में बुलडोजर ने नाइट क्लब का नक्शा ही बदल दिया। क्लब के हर हिस्से को तोड़ दिया गया। जिस जमीन पर नाइट क्लब बनाया गया था उसे लेकर दावा किया गया कि नमक के खेतों पर अवैध रूप से क्लब बनाया गया था और करीब 20 साल से वो मामला कोर्ट में है। नाइट क्लब अग्निकांड में दिल्ली के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोग फंस गए थे। उनमें 4 लोगों की हादसे में जान चली गई थी। लेकिन भावना जोशी नाम की महिला किसी तरह उस नाइट क्लब से निकलने में कामयाब हो गई थी। उनके मुताबिक वो अपनी 3 बहनों और अपने पति विनोद के साथ गोवा घूमने गई थी। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नाइट क्लब में आग लगने से कुछ देर पहले ही वो अपने परिवार के साथ क्लब में आई थी। क्लब के अंदर डांसर फिल्मी गानों पर झूम रही थी। महिला ने बताया कि हादसे के दौरान नाइट क्लब में लोगों की भारी भीड़ थी और सभी लोग नाइट क्लब में चल रहे डांस परफॉर्मेंस पर डांस झूम रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और हादसे में बची महिला के मुताबिक डांस परफॉर्मेंस के दौरान वहां इलेक्ट्रिक पटाखे जलाए गए थे। पटाखे जलाने की वजह से चिंगारियां हॉल की छत तक पहुंच गई थी। उनके मुताबिक पटाखों से निकली चिंगारियों की वजह से ही हॉल की छत में आग लग गई थी। चिंगारी थी एकदम से इतनी हो गई, फिर वो टपकने लग गई नीचे, सब आग गिरने लग गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपनी बहनों को बोला कि आप चलो जल्दी चलो, आग बढ़ गई है, भागो यहाँ से। नाइट क्लब में आग लगने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई थी और डर के मारे लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और जान बचाने के लिए लोग क्लब के अंदर से भाग खड़े हुए थे। हादसे में बची महिला ने न्यूज़ 18 को बताया कि आग भड़कने के बाद उन्होंने भी अपने परिवार के लोगों को वहां से फौरन निकलने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उनके मुताबिक क्लब में मची अफरा तफरी की वजह से वो अपने परिवार के लोगों से बिछड़ गई थी। इसके बाद वो उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गई थी जिस रास्ते वो क्लब के अंदर आई थी। जिस डोर से हमने एंटर किया था, मुझे जो वहाँ पे लोग भागते दिखाई दी, मैं भी उसी तरफ भागी और उसी बीच में मेरी फैमिली सब इधर उधर हो गई। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह से पूरे नाइट क्लब के अंदर धुआं भर गया था। उसकी वजह से वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और दावा किया गया कि धुएं से बचने के चक्कर में कई लोग क्लब के बेसमेंट में बने किचन में चले गए थे। महिला ने दावा किया कि उनकी 3 बहनें और उनके पति भी गलती से क्लब के किचन में पहुंच गए थे और वहीं पर उन सभी की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। हादसे में अपने पति और अपनी 3 बहनों को खो चुकी भावना जोशी के मुताबिक नाइट क्लब से जब उनकी बहनों के शव निकाले गए तो उनकी 2 बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। मेरी फैमिली की जब बॉडी मिली ना, जिसमें से मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स थी, कमला और अनीता जोशी, उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था मैम साथ में।
उन्होंने दावा किया कि नाइट क्लब में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, न ही नाइट क्लब में कोई इमरजेंसी दरवाजा था। और इस सबके बीच गोवा पुलिस ने दावा किया कि नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को ढूंढने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अपराध रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करता है, क्योंकि बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए हादसे के एक दिन बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए। उनके भागने से पहले गोवा पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। दिल्ली और गोवा के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी की गई थी। 7 दिसंबर को उन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन बाद में खबर आई कि दोनों 7 दिसंबर की शाम करीब 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग गए। इसके बाद गोवा पुलिस इंटरपोल की मदद से उनकी तलाश में जुट गई। इस बीच थाईलैंड से गौरव लूथरा की एक तस्वीर भी सामने आई और पुलिस की जांच में पता चला कि नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के सिर्फ गोवा में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में नाइट क्लब चल रहे हैं। और दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 45 में रोमियो लेन नाम से उनके 2 क्लब हैं। गोवा में हुए हादसे के बाद फायर विभाग, बिजली विभाग और आबकारी विभाग ने क्लब की जांच की। इसके अलावा दिल्ली में भी लूथरा भाइयों का एक क्लब है। लूथरा ब्रदर्स की वही प्रॉपर्टी है जो कि दिल्ली में स्थित है। हालांकि लूथरा ब्रदर्स की 3 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया है। दिल्ली के ही मुखर्जी नगर इलाके में गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का एक 4 मंजिला आलीशान घर है। एक दिन पहले गोवा पुलिस दोनों भाइयों की तलाश में यहाँ पहुंची थी। इस घर में गोवा पुलिस जब पहुंची थी तो यहाँ पर बात करने वाला कोई नहीं था, पूछताछ करने के लिए पुलिस को कोई नहीं मिला। दिल्ली और नोएडा के अलावा लूथरा भाइयों का महाराष्ट्र के नागपुर में भी रोमियो लेन नाम से एक रेस्टोरेंट है। और गोवा में हुए अग्निकांड के बाद पुलिस ने यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में रेस्टोरेंट और बार में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बिजली विभाग, दमकल विभाग और आबकारी विभाग की टीमों ने जगह जगह जांच की और अलग अलग विभागों की टीमों ने 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट और बार का मुआयना किया। इस दौरान वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की जांच की गई। रेस्टोरेंट की एंट्री से लेकर एग्जिट पॉइंट तक का निरीक्षण किया गया ताकि गोवा जैसा हादसा वहां न हो। एक कमेटी बनाई गई है जो लगातार इंस्पेक्शन कर रही है, जिसमें चीफ फायर ऑफिसर, साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी और एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद हैं। इन विभागों की टीमों ने नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद गार्डन गैलेरिया में खास चेकिंग की ताकि क्रिसमस और नए साल के मौके पर वहां भीड़ इकट्ठा हो तो उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो। इसलिए पुलिस की टीम ने हर रेस्टोरेंट और बार की चेकिंग तेज कर दी और वहां सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। टीमों ने फायर अलार्म और एक्सटिंग्विशर के अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग तक की जांच की। इन टीमों ने दावा किया कि ज्यादातर जगहों पर नियमों का पालन किया गया, लेकिन जहां थोड़ी कमियां मिली वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। सबसे पहले आप सुरक्षित स्थान पर निकलने की कोशिश करें, चाहे वो गीला तौलिया मुंह पे रखें, चाहे वो घुटने के दम पे बाहर रेंगते हुए आप बाहर हैं सुरक्षित। पुलिस ने बार संचालकों को भी चेतावनी दी कि नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वहां एक बहुमंजिला इमारत भीषण आग की चपेट में आ गई। उस आग में झुलसने से 22 लोगों की जान चली गई और कई लोगों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि भयंकर आग ने कोहराम मचा दिया। जकार्ता की जिस 7 मंजिला इमारत में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर से खौफनाक लपटें उठती नजर आईं। बताया गया आग ग्राउंड फ्लोर से ही भड़की और फिर देखते ही देखते ऊपर की कई मंजिलों तक फैल गई। घटना के वक्त उस इमारत में 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर लपटों और धुएं का कब्जा होने से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, वो अंदर ही फंस गए। ऐसे में फायर ब्रिगेड ने उनकी मदद की और सीढ़ी लगाकर एक एक व्यक्ति को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन ये काम भी आसान नहीं था, क्योंकि 7 मंजिल की ऊंचाई से सीढ़ी के सहारे उतरने में कई लोगों के पसीने छूट गए और वो जान हथेली पर लेकर सीढ़ी से उतरते नजर आए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक होती तो सीधे जमीन पर आ गिरने का खतरा था। राहत बचाव के साथ उस इमारत में फैली आग पर काबू पाने का काम भी लगातार जारी रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में सफल हुए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि विनाशकारी आग ने कई जिंदगियों को निगल लिया। दिल दहला देने वाली यह घटना दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई। बताया गया जिस इमारत में आग लगी वहां कई कंपनियों के दफ्तर थे। हालांकि वहां आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल सका। जकार्ता के प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड के ताबड़तोड़ हमलों के बाद उसके पड़ोसी देश कंबोडिया में भगदड़ मच गई। थाईलैंड से लगने वाली सीमा के पास रहने वाले हजारों लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, क्योंकि थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया की सीमा में बारूद की बारिश थमी नहीं।
हमलों के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने सीमा से लगने वाले इलाकों में अपने घरों को खाली कर दिया। लोग कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों से दूसरी जगहों पर जाते दिखे। कुछ लोग सामान के साथ भागते नजर आए, जबकि कई लोग अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाते दिखे। आसपास के इलाकों से धमाकों की आवाज लगातार सुनाई देती रही। इस दौरान थाईलैंड की सीमा से लगने वाले इलाकों में अफरा तफरी नजर आई और जंग की वजह से डर और दहशत का माहौल सिर्फ कंबोडिया के इलाकों में ही नहीं रहा, बल्कि थाईलैंड के बॉर्डर वाले इलाकों में भी पलायन शुरू हो गया। वहां भी लोग जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कंबोडिया और थाईलैंड के बीच छिड़ी ताजा जंग में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग बुरी तरह घायल हो गए। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि थाईलैंड की सेना की गोलीबारी में 7 कंबोडियाई नागरिक मारे गए और 20 घायल हो गए। इसी तरह थाईलैंड की सेना ने बताया कि कंबोडिया के हमलों में उसके एक सैनिक की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। यानी शांति समझौते को भुलाकर दोनों देश एक दूसरे पर फिर टूट पड़े और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। दक्षिण पूर्वी एशिया के ये दो पड़ोसियों के बीच छिड़ी जंग पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने और युद्ध विराम समझौते का पालन करने की अपील की। हालांकि थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया पर घुसपैठ का आरोप लगाया। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया ने शांति समझौते को तोड़ते हुए सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की, जबकि शांति समझौते में ऐसा नहीं करने की शर्तों पर सहमति बनी थी। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया के स्नाइपरों और आर्टिलरी टीम ने उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि कंबोडिया ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उधर जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों के बाद भारी तबाही मच गई। भूकंप की चपेट में आने की वजह से 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां बड़ी संख्या में इमारतों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा और भूकंप की वजह से कई सड़कें धंस गईं। जापान के आओमोरी शहर में तो एक हाईवे का हिस्सा धंसा हुआ नजर आया और एक गाड़ी उसमें फंसी हुई दिखाई दी। वहां सुरक्षा को देखते हुए घेरेबंदी कर दी गई और गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई। भूकंप के ताकतवर झटकों ने कई इलाकों में बनी इमारतों को हिलाकर रख दिया। वहां इमारतों के बाहर मलबे का ढेर लग गया। उनमें एक इमारत की तीसरी मंजिल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जबकि एक दूसरी इमारत का एक हिस्सा टूटकर एक कार के ऊपर गिर गया और उस कार के परखचे उड़ गए। वहां भूकंप के तेज झटकों की वजह से कंक्रीट से बनी मजबूत इमारतों के अंदर लोगों का रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनमें एक इमारत के अंदर रखा सारा सामान तेजी से हिलता डुलता नजर आया। उस इमारत का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उस वीडियो में डाइनिंग टेबल से लेकर कुर्सियों तक सब कुछ थरथराता दिखाई दिया। कुछ देर के बाद तो दीवार पर टंगे हुए हैंगर और एक बड़ा शीशा भी कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे थोड़ी ही देर में वो शीशा दीवार से उखड़कर फर्श पर गिर जाएगा। जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों ने तबाही मचा दी। वहां भूकंप के केंद्र जापान के तट से 80 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप की वजह से रेलवे लाइनों को भी नुकसान पहुंचा, इसीलिए पूर्वी जापान में दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एटीएम लूटने के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस को काफी लंबे समय से उनकी तलाश थी, क्योंकि उन दोनों पर एटीएम लूटने का आरोप था। मुरादाबाद में यह वारदात 25 नवंबर की रात हुई थी। पहले दो बदमाश अपना चेहरा ढककर एटीएम के पास पहुंचे। फिर उन्होंने पहले प्लास्टिक की बेल्ट से एटीएम को बांधा, उसके बाद लोहे की एक रॉड की मदद से दूसरी बेल्ट को पहले बेल्ट से जोड़ा। फिर दोनों बाहर निकले और तेज झटके के साथ उस प्लास्टिक की बेल्ट को खींचा, जिससे वो एटीएम उखड़ गया और उसके बाद दोनों आरोपी वहां से एटीएम लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक उन दोनों आरोपियों की शिनाख्त पर गैंग से जुड़े 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसी वारदात के बाद से पुलिस ने एटीएम लूटने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और 13 दिन बाद 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। और उस एनकाउंटर के दौरान एटीएम लूट के 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस टीम पर भी अटैक किया। उस अटैक में जवाबी कार्रवाई हुई और उसके बाद उस जवाबी कार्रवाई में 2 लोग घायल हो गए और फिर पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया और आरोपियों के पास से लूट की वारदात में इस्तेमाल किया गया सामान बरामद किया। पीली पट्टी प्रयोग हुई थी, बुर्का प्रयोग किया गया था, इस सारी सामग्री बरामद हुई है। और उस कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम उस गैंग से जुड़े दूसरे सदस्यों की तलाश में जुट गई। सौगात की एक बात यह कि एक तरफ वंदे मातरम को लेकर बहस चल रही है और मौलाना मदनी ने फिर मोटे तौर पर वही दोहरा दिया
कि मुसलमान देश से प्रेम करते हैं लेकिन देश की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं की जा सकती, वगैरह वगैरह। उधर प्रधानमंत्री ने संसद में जिन स्वतंत्रता सेनानियों को यह कहते हुए याद किया जो वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे, उनमें अशफाक उल्लाह खां का भी नाम उन्होंने लिया। अब अशफाक उल्लाह खां वंदे मातरम गाते हुए शहीद हुए या अगर ऐसा था तो वो क्या कम मुसलमान हो गए, ये बहस तो लोग करते रहेंगे। लेकिन ज्यादातर पब्लिक तो आज शायद ये जानती भी नहीं कि अशफाक उल्लाह खां थे कौन। प्रधानमंत्री ने जो नाम लिए वंदे मातरम के 150 साल पर संसद में बोलते हुए, उनमें वो 4 नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कौन थे, किस पार्टी के थे ये? शायद काकोरी केस के बारे में तो कुछ लोग आज जरूर जानते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं बताया जाता कि ये लोग एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने निकले थे। अमेरिका का तो सबको पता है कि वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन अपने देश का ही हमें बताया नहीं जाता कि यहां भी एक पार्टी बनी थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने की राह पर चली थी। आजादी की लड़ाई की बात करो तो पब्लिक को यह तो पता है कि एक कांग्रेस थी, एक आरएसएस था, एक मुस्लिम लीग थी, एक हिंदू महासभा थी, ये भी शायद कई लोग जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई थी। कई लोग ये भी जानते हैं कि सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, लेकिन बाकी दलों और पार्टियों को भुला दिया गया। ये जो नाम लिए प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की बात करते हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये ना कांग्रेस में थे, ना आरएसएस में थे, ना हिंदू महासभा में थे, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो ये किस में थे? इन्होंने पार्टी बनाई थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं, वो तो HSRA थी जो बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने बनाई थी। और भगत सिंह का बलिदान इतना मशहूर हो गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पार्टी थी उस विचारधारा की, यानी HRA, उसको बुला दिया गया। तो यह असल में एक क्रांतिकारी संगठन था जो 1924 में बना, या उससे पहले भी बताते बन गया था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, आपको पता होगा, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए कि अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन सहयोग नहीं करेंगे और अंग्रेजों पर दबाव डालेंगे। लेकिन फिर 1922 में क्या हुआ था कि आपको पता होगा, एक जगह थी चौरी चौरा, वहां हिंसा हो गई। हिंसा हो गई तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया, वो अहिंसा पर अड़े हुए थे। लेकिन कई युवा इससे काफी निराश हुए। उन्हें लगता था कि अहिंसा से काम नहीं चलेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चैटर्जी जैसे लोग मिले और कानपुर में HRA बनाई पार्टी। इसका मकसद था अंग्रेजों को हथियारों के दम पर भारत से भगाना और भारत को आजाद कराना। और इसके सदस्य ज्यादातर युवा और पढ़े लिखे लोग थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसका मैनिफेस्टो लिखा जिसका नाम था द रेवोल्यूशनरी। यह 1 जनवरी 1925 को उत्तर भारत में बांटा गया कई जगह। इसमें लिखा था कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए संगठित सशस्त्र विद्रोह जरूरी है। माहौल सोचिए दुनिया का कैसा रहा होगा उस वक्त। उससे कुछ टाइम पहले ही रूस में क्रांति हो गई थी। राजशाही को हटाकर जनता का कम्युनिस्ट शासन आ गया था रूस में। अमेरिका में लोकतंत्र चल ही रहा था। तो इन लोगों ने दोनों से प्रेरित होकर नया भारत बनाने की कल्पना की थी कि रूसी क्रांति की तरह अंग्रेजों को खदेड़ेंगे, फिर यहां अमेरिका की तरह सारे राज्यों को जोड़कर, सारे प्रांतों को जोड़कर एक संघीय ढांचा बनाएंगे। इन्होंने उसको नाम दिया था फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने यह देखा था कि देश में विविधताएं बहुत हैं, बहुत विविधताएं हैं, धर्म अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, कहीं रजवाड़े हैं, कहीं नवाब हैं, कहीं कबीले हैं, कहीं ब्रिटिश राज की सीधी हुकूमत है। तो अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद सबको अपनी आजादी भी देंगे और सब एक साथ भी होंगे। यूएसए की तरह यूएसआई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। साथ ही ये रूसी क्रांति की तरह किसानों और मजदूरों को साथ लेकर क्रांति के रास्ते से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। इन्होंने एक सेंट्रल काउंसिल बनाई थी जो फैसले लेती थी। फिर प्रांतीय कमेटियां थी इधर आज के उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, आगरा, इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ में।
अलग अलग विभाग भी बनाए गए, एक विभाग प्रचार के लिए, एक नए सदस्य भर्ती करने के लिए, एक पैसा जुटाने के लिए, एक हथियार लाने के लिए, एक विदेशों से संपर्क करने के लिए। और यह पार्टी दो तरह से काम कर रही थी, दो लेवल पर। एक दुनिया के सामने रहकर, दूसरा अंडरग्राउंड रहकर। पब्लिक के सामने ये ऐसे काम करते थे जैसे मजदूर यूनियन बनाना वगैरह, और गुप्त तरीके से काम होते थे हथियार चोरी करने के। तो इन्होंने पैसे जुटाने के लिए लूट की। 1923 में द्वारकापुर में की, बिचपुरी में की, लूट की घटनाएं की। लेकिन सबसे बड़ी वारदात थी काकोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925 को, 100 साल पहले, उन्होंने लखनऊ के पास ट्रेन रोकी और सरकारी खजाना लूट लिया। फिर अंग्रेजों ने छापे मारे, कई पकड़े गए, काकोरी षड्यंत्र केस चला और इन 4 को फांसी हुई, बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। 1927 में फांसी हुई और इससे एचआरए का संगठन ही एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन एचआरए का विचार खत्म नहीं हुआ। उसके 1 साल बाद 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसे नया नाम दे दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। इसमें सोशलिस्ट या समाजवादी नाम में जोड़ दिया गया क्योंकि लेफ्ट की विचारधारा तब दुनिया में फैलने लगी थी। और भगत सिंह भी इसी HSRA के साथ जुड़े थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मीटिंग हुई, सोशलिस्ट नाम जोड़ा नाम में, क्योंकि उनकी कल्पना समाजवाद के जरिए गरीबों के लिए असली आज़ादी लाने की थी। और भगत सिंह और आज़ाद के किस्से तो बहुत लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, सॉन्डर्स को मारा, असेंबली में बम फेंका, फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। लेकिन जहां से यह विचारधारा शुरू हुई थी, उसको वंदे मातरम के इस बहाने ही सही आप जान तो लो। वो भी तो हमारा इतिहास है कि एक HRA पार्टी भी थी। वो अगर सफल हुई होती तो एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाती। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं थी उस पार्टी में, भारत पाकिस्तान का झगड़ा ही नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की दोस्ती ही सबके लिए मिसाल थी। भारत को एक संघीय गणराज्य बनाना चाहते थे, जहां अलग अलग राज्य हों, उनके अपने अधिकार हों, बस एक केंद्र सरकार से जुड़े हुए हों। सबको वोट के समान अधिकार की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि आजाद भारत में इंसान का इंसान द्वारा शोषण खत्म हो। यह सब उन्होंने, आपको ही लग रहा है ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये सब उन्होंने तभी प्लान कर लिया था। हमारा संविधान उसके 25 साल बाद बना है। यह उससे 25 साल पहले उन्होंने लिख लिया था कि रेलवे, परिवहन, संचार, खदानें, बड़े उद्योग जैसे स्टील और जहाज बनाने वाले उद्योग, वो चाहते थे कि राष्ट्र की संपत्ति हो, जैसे रूस में हुआ था क्रांति के बाद। वो गांधी जी के खिलाफ थे, वो गांधी जी की आलोचना करते थे, कहते थे शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी नहीं मिलेगी क्योंकि अंग्रेज तलवार से राज करते हैं। HRA के लोग सपने देखते थे कि एक ऐसे भारत के जहां सब बराबर हों, कोई शोषण न हो, संघीय ढांचा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब एक मजबूत संघ जहां राज्य अपनी आजादी रखेंगे लेकिन देश एक होगा। और यह संविधान लिखने से 25 साल पहले तय किया था उन्होंने, उसके बाद बना संविधान 25 साल बाद। प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया वंदे मातरम की बात करते हुए, तो आप भी तो जान लो कि इस देश का इतिहास सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है। आजादी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस, मुस्लिम लीग, RSS, आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं है। जिनका कोई नाम लेवा नहीं बचा, उनके उत्तराधिकारी हम सब हैं, हम भारत के लोग। वंदे मातरम। 100 बात की एक बात। इधर जयपुर में एक कॉलेज के कैंपस में एक तेंदुए के घुसने से दहशत मच गई। राजस्थान के जयपुर के MNIT कैंपस में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भारत ने बांग्लादेश के 38 मछुआरों को रिहा किया तो बांग्लादेश ने भी भारत के 47 मछुआरों को छोड़ दिया। बताया गया कि उन मछुआरों ने समंदर में मछलियां पकड़ते वक्त अनजाने में बॉर्डर पार कर लिया था। FIIs की तरफ से हो रही लगातार बिकवाली की वजह से शेयर बाजार में फिर गिरावट रही। सेंसेक्स 436 अंक गिरा तो निफ्टी भी गिरकर 25,840 पर बंद हुआ। हालांकि इसके बावजूद निवेशकों ने करीब 72,000 करोड़ रुपए की कमाई की। सबसे ज्यादा तेजी PSU बैंक और रियल्टी इंडेक्स में रही, जबकि IT और टेलीकॉम इंडेक्स में गिरावट रही। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक टोल प्लाजा पर एक आदमी के साथ हुई मारपीट पर सिख समुदाय के लोग भड़क गए। मारपीट से गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। क्योंकि टोल प्लाजा पर जिस आदमी के साथ मारपीट हुई वो भी सिख समुदाय से ही थे। मारपीट के दौरान उनकी पगड़ी नीचे गिर गई, फिर वहां मारपीट शुरू हो गई।
और जब हंगामा बढ़ा तो टोल कर्मचारियों ने भी उन पर ही मारपीट करने के आरोप लगा दिए। बताया गया कि टोल प्लाजा पर यह पूरा हंगामा टोल देने को लेकर हुआ और इस दौरान पुलिस की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और हंगामे को बढ़ता देख वहां और पुलिस की टीमें भेज दी गईं। देखते ही देखते सिख समुदाय के कई और लोग टोल प्लाजा पर पहुंचे और फिर प्रदर्शन की वजह से टोल प्लाजा पर जैम लग गया, क्योंकि वो लोग वहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे और धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ती गई। हमारी यही मांग है कि वो सारे जो 7 बंदे हैं उनको सभी को अरेस्ट किया जाए। टोल प्लाजा पर मौजूद कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों पर धारदार हथियार से हमला करने का भी आरोप लगा दिया। पगड़ी उतार दी, दाढ़ी को भी नोचा उसको और 500 जन गंडासी लेके मारपीट की। हंगामे की वजह से वहां कुछ घंटों तक जैम लग गया। फिर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सिख समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सरकारी स्कूल के कुछ टीचरों पर बदसलूकी का आरोप लगा। वहां के छात्रों ने प्रिंसिपल और कुछ टीचरों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने परिजनों को इसकी शिकायत की और इसके बाद उनके परिजनों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। उन्होंने उन टीचरों को हटाने की मांग की। आरोप लगा कि उन्होंने बच्चों को अपशब्द बोले और इसके अलावा उन पर जाति विशेष से जुड़ी टिप्पणियां की। वो बच्चों को मारते हैं और डांटते हैं, यहाँ से भगाते हैं, खाने को बच्चों को खाना नहीं देते हैं। हमीरपुर के सिलौली गांव के सरकारी स्कूल में हंगामा बढ़ने पर पुलिस बुलाई गई। इस दौरान बच्चों ने रो रो कर टीचरों की शिकायत की। इस बीच परिजनों ने दावा किया कि टीचरों की भी आपस में नहीं बनती। मास्टरों में भी अनुशासन नहीं है और हेडमास्टर साहब मारने के लिए दौड़ते हैं और बदतमीजी करते हैं। हालांकि पुलिस के समझाने पर हंगामा शांत हुआ और मामले की जांच शुरू हुई।